हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पाथवे पे। तो आज हम लोग फिजिक्स में जितने भी सवाल आए हुए हैं 2009 से 2023 तक, उन सारे सवाल का हमने एक कलेक्शन तैयार किया है, एक संग्रह तैयार किया है, जिसमें लगभग 500 सवाल हमने इकट्ठा किया हुआ है। तो उन सारे सवाल का हमने एक सीरीज तैयार किया है और उसी सीरीज का ये फर्स्ट लेक्चर है। अगर आप चाहते हैं कि अपने फिजिक्स में मार्क्स को इंक्रीज करना 2024 के एग्ज़ाम में, तो आप इस सीरीज के जितना भी लेक्चर बनता है, ज़्यादा लेक्चर तो बनेगा नहीं, 7 से 8 में ये पूरा सीरीज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना नंबर को इंक्रीज करना, तो जल्द ही आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इस सीरीज के जितने भी लेक्चर है आप उसे अटेंड करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बोला आपको एक एक ओम के 3 प्रतिरोध दिया गया है, इसके संयोजन का न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। ये सवाल जो है हमारा 1986 में भी आ चुका है और 1998 में भी। बोला यू आर गिवन 3 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इच, द मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। तो आपको बताना है कि एक एक ओम का अगर हम 3 प्रतिरोध दे दें तो आपको निकालना है उस 3 प्रतिरोध का यूज करके मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू जो मिलता है वो मिलता है समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर आप रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। अगर आप रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन हमारे सवाल में जो पूछा गया है वो मिनिमम पूछा गया है, तो इसका मतलब है कि हम इसे जोड़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और उसमें एक पॉइंट और ध्यान दो कि अगर आपका प्रतिरोध सारे का सारा सेम हो, मतलब आपके पास मान लो n प्रतिरोध है और उस सारे प्रतिरोध का मान जो है वो R है, तो आपका जो फाइनल प्रतिरोध होता है जिसको RP बोलते हैं वो होता है R बाई N। वो कितना होता है बोलो? R बाई N। अब यहाँ पे हमें बोला है कि एक एक ओम, इसका मतलब है कि हमारा पास 3 प्रतिरोध है और तीनों प्रतिरोध का जो मान है वो कितना है बोलो? एक एक ओम है। हमारे पास 3 प्रतिरोध है, हमारे पास 3 प्रतिरोध है और तीनों प्रतिरोध का जो मान है वो कितना है बोलो? एक एक ओम है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे कि आरपी कितना हो जाएगा? आरपी हो जाएगा 1/3। आरपी कितना हो जाएगा? 1/3। और ये जो आरपी है ये मिनिमम वैल्यू देता है। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो हमें आरएस निकालना होगा। ठीक है ना? चलिए, तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे चलेंगे और नेक्स्ट सवाल है हमारा ये। नेक्स्ट सवाल जो है तुम्हें ये पूछा गया है कि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक, द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो हमें सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस का निकालना है एसआई यूनिट। तो ये क्या होता है? कूलम होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है या तो हेनरी होता है। तो आप तक को बता दें कि जो कूलम है ना, ये कूलम जो होता है ये चार्ज का होता है। कूलम किसका होता है? एसआई यूनिट बोलो? चार्ज का होता है। तो कूलम तो हमने पता कर लिया कि कूलम जो है वो चार्ज का होता है। किसका होता है? चार्ज का। ये ओम वोल्ट भी हमें पता है ये किसका होता है? तो ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो होता है एसआई मात्रक वो क्या होता है? वोल्ट होता है। और चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो होता है तुम्हारा कूलम होता है। ये ओम किसका होता है? ये ओम जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस का होता है, प्रतिरोध का होता है। तो रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है? ओम होता है। तो हम देखें कि वोल्ट किसका होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का। ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस का। कूलम किसका होता है? चार्ज का। तो बचा क्या? हेनरी। इसका मतलब है कि हेनरी जो होगा वो किसका होगा? तो हेनरी जो होगा वो होगा सेल्फ इंडक्टेंस का। तो सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बोलेंगे हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी। अच्छा, कूलम किसका मात्रक होता है? चार्ज का। वोल्ट किसका होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का। ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस का। तो हमारे सेकंड का जो सवाल है उसका राइट आंसर क्या होगा बोलो? हेनरी हो जाएगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस किसका मात्रक होता है? तो बोलेंगे हेनरी का। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है?
व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर द स्लैब इट्स वेवलेंथ, तो आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करेगी तो उसका वेवलेंथ क्या होगा। तो उसका जो वेवलेंथ होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि जब प्रकाश की किरण कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका वेवलेंथ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो ये है कि सूर्य अपनी नाभिकीय विकिरण ऊर्जा, तो सूर्य अपनी नाभिकीय विकिरण ऊर्जा प्राप्त करती है, किससे प्राप्त करती है, बोला द सन रिसीव इट्स रेडिएशन एनर्जी। तो रेडिएशन एनर्जी जो है वो सन कहाँ से प्राप्त करता है, कहाँ से रिसीव करता है। तो सन जो है रेडिएशन एनर्जी जो होता है वो नाभिकीय संलयन से रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव करता है, बोलो नाभिकीय संलयन से रिसीव करता है। सन में क्या होता है, तो सन में जो है वो नाभिकीय संलयन होता है और उसी नाभिकीय संलयन से सन जो है वो रेडिएशन एनर्जी रिसीव करता है और विकिरण ऊर्जा को प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो वो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोलो बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजन हो जाएगा। ये सवाल जो है वो 2021 में भी आ चुका है और 1997 में भी आ चुका है। नेक्स्ट सवाल जो है बोला पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है द मेन करंट इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपको बताना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेन करंट कौन होता है, मतलब कि करंट का जो फ्लो होता है वो किसके कारण होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है उसमें मेन जो है वो होता है होल। क्या होता है, बोलो होल होता है। और होल पे कैसा चार्ज होता है, तो बोलेंगे होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेन करंट जो है वो कौन होता है, किसके कारण होता है, होल के कारण। होल जो है हमारा वही ट्रांसफर होता है, वही फ्लो होता है और उसी फ्लो के कारण हमारा क्या होता है, बोलो करंट का फ्लो होता है। तो होल पे कैसा चार्ज होता है, तो होल पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, बोलो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें पूछ दिया जाए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेन करंट कौन होता है, किसके कारण होता है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप में होता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसे हम ऐसे ध्यान रखेंगे कि पी टाइप में मेन करंट किसके कारण होता है, तो P4 होता है पॉजिटिव। P4 क्या होता है, पॉजिटिव होता है और होल पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेन करंट जो होता है वो होल के कारण होता है। और एन टाइप की अगर बात करें हम लोग कि एन टाइप में क्या होगा, तो एन मतलब होता है नेगेटिव। एन का मतलब क्या होता है, बोलो एन का मतलब होता है नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेन करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेन करंट जो होता है वो होता है तुम्हारा होल के कारण। ठीक है, तो इस तरह से अपने आप दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, तो नेक्स्ट सवाल हमें ये क्या बोला, जरा आप ध्यान से इसको पढ़ो। नेक्स्ट सवाल जो है वो हमें ये पूछा गया है कि विद्युत धारिता का मात्रक होता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो हमें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का क्या निकालना है, तो हमें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का निकालना है यूनिट। हमें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का क्या निकालना है, बोलो यूनिट होना। तो हमें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का निकालना है यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस से मतलब वही होता है विद्युत धारिता, तो हमें उसका निकालना है यूनिट। तो हमारा जो कैपेसिटेंस है उस कैपेसिटेंस को हम लोग यूज करते हैं किसमें, बोलो फैराडे में। किसमें यूज करते हैं, बोलो फैराडे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलो फैराडे हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि वोल्ट किसका होता है, तो वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का या तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये न्यूटन किसका होता है, ये तो फोर्स का होता है। ये एम्पियर किसका होता है, ये तुम्हारा धारा का होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का। तो वोल्ट किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस। फैराड किसका है, फैराडे किसका है, वही विद्युत धारिता जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। न्यूटन किसका होता है, फोर्स का होता है, बल का होता है। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का होता है, इलेक्ट्रिक करंट का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का 6 का सी ऑप्शन। ठीक है,
देखो ये जो सवाल है हमारा, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, हमें शक्ति बताना है। देखो ये सवाल जो है हमारा 2016 में भी आ चुका है, 19 में भी आ चुका है और 21 में भी आ चुका है। हमने आपको बताया था कि हमने 2009 से लेकर 2023 तक जितने भी सवाल फिजिक्स में आ चुके हैं उन सारे सवाल को लेकर और जो भी संभावित सवाल है जो 2024 के एग्जाम में आ सकते हैं उन सारे सवाल को लेकर हमने एक सीरीज तैयार किया जिसमें 500 लगभग सवाल है, उसी में है ये सीरीज स्टार्ट चल रहा है। तो हमें इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो आपको बता दें कि शक्ति मतलब कि पावर, तो पावर होता है VI। ऑप्शन में ऐसा कहीं पे है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ऑप्शन देख लो कि ऑप्शन जो है आपका V और R में है, तो हमें पावर का फॉर्मूला लिखना होगा V और R के टर्म में। तो इसका मतलब है कि हमें V तो चाहिए लेकिन हमें I नहीं चाहिए, तो हमें I को हटाना पड़ेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं V इक्वल टू IR। V इक्वल टू क्या होता है IR, तो V इक्वल टू IR। तो जरा बताओ यहाँ से कि I क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे V बाई R हो जाएगा। I क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे V बाई R हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा V। I का मान क्या होता है V बाई R, I का मान क्या होता है V बाई R। तो हमारा यहाँ से P कितना आ जाएगा बोलो, P जो आ जाएगा वो आ जाएगा V स्क्वायर बटे में R। P का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा V स्क्वायर बटे में R आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर खोजेंगे कहाँ पे है V स्क्वायर बटे में R, देखो भाई ये है ऑप्शन नंबर C, V स्क्वायर बटे में R। ये कुछ और नहीं है, ये है ऐसे लिखा हुआ V स्क्वायर और बटे में R। तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है क्या बोलो, V स्क्वायर बटे में R। मान लो ऑप्शन हमें V और R में ना देके V और I में देगा, तो हमें ऑप्शन कौन सा खोजना पड़ेगा VI। अगर मान लो हमें ऑप्शन I और R में दे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम लोग V को रिप्लेस कर देंगे, I को तो रहने देंगे। V का मान कितना है IR, तो यहाँ पे हो जाएगा I इंटू आई आर सॉल्व कर लेंगे। आई स्क्वायर आर। तो पावर का फॉर्मूला ये है पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म में V स्क्वायर बटे आर, और ये पावर का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में I स्क्वायर आर, और ये पावर का फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में मतलब कि VI। तो P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I स्क्वायर आर और P इक्वल टू V स्क्वायर आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, बोला कि प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और शिखर मान का अनुपात क्या होगा। तो हमें बताना है कि इज द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड पीक वैल्यू। तो हमें पहले बताना है कि किसका बोलो, प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान और शिखर मान का अनुपात। तो जब इन दोनों का आप अनुपात निकालिएगा तो आपका अनुपात जो होता है वो 1/√2 होता है। तो आपको याद रखना है कि प्रत्यावर्ती धारा की मूल माध्य वर्ग मान और शिखर मान का जो अनुपात होता है वो कितना होता है 1/√2 होता है। कहने का मतलब ये स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड पीक वैल्यू का जो रेशियो है वो कितना होता है 1/√2 होता है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, इसको पढ़ते हैं। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो आपको बताना है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है मतलब कि कैसा होता है, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा उल्टा। बोला द फाइनल इमेज इन द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज बनता है वो कैसा बनता है, रियल एंड स्ट्रेट बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है या वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो आपको बताना है कि तुम्हारे पास अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है तो उसमें अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो बनता है हमारा वर्चुअल और इन्वर्टेड। याद रखना कैसा बनता है, वर्चुअल और इन्वर्टेड। कई बच्चा इसमें गलत कर देता है, वो वर्चुअल के साथ में इरेक्ट मानता है, वर्चुअल के साथ में क्या मार देता है इरेक्ट। लेकिन तुम्हारा जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसमें जो फाइनल इमेज बनता है वो कैसा बनता है, तो हम बोलेंगे वर्चुअल और इन्वर्टेड, मतलब कि आभासी और उल्टा। आभासी और कैसा बनेगा बोलो, उल्टा बनेगा। आभासी और कैसा बनेगा,
उल्टा बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का डी। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलिए। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, बोला निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयुक्त लेंस है। सबसे पहले जानो कि द लेंस ऑफ सुटेबल फॉर करेक्टिंग मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, और मायोपिया में क्या होता है, जिस व्यक्ति को मायोपिया हुआ है उस व्यक्ति को नजदीक की वस्तु तो दिखता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखता। इसका मतलब है कि उसका जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बन पाता। तो दूर की वस्तु का जो इमेज है वो हमारे रेटिना पे नहीं बन पाता। तो हमें क्या करना होगा कि हमें उसमें एक लेंस लगाते हैं ताकि हमारा जो रे जो रेटिना के पहले कट जा रहा था उसे हम रेटिना पे कटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लगाना होगा कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का क्या काम होता है कि लाइट को वो क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। तो जैसे ही वो लाइट फैल जाएगा तो जाके कहाँ कटता है, रेटिना पे, तो हमें फाइनल इमेज दिख जाता है। इसीलिए हम लोग निकट दृष्टि दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे अपता लेंस का यूज करेंगे। मायोपिया के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो कनकेव लेंस का यूज करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्वेश्चन 10 का वो हो जाएगा बी। और ये जो सवाल है हमारा 2022 में आ चुका है। 2022 में ये सवाल आ चुका है, उसमें पूछा गया था कि निकट दृष्टि दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं, तो बोलेंगे अपता लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल क्या है कि दीर्घ दृष्टि दूर करने के लिए उपयुक्त लेंस है। अब दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपर मायोपिया। क्या बोलेंगे, बोलो हाइपर मायोपिया। तो हाइपर मायोपिया को हमें दूर करना है। तो इसका मतलब है कि हाइपर मायोपिया में होता है क्या कि हमें दूर का तो दिखता है लेकिन नजदीक का नहीं दिखता। तो नजदीक का नहीं दिखता, इसका मतलब क्या आता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो इमेज बने वो रेटिना के पार नहीं, रेटिना पे ही बनना चाहिए। तो हमें लाइट को क्या करना होगा, हमें लाइट को कन्वर्ज कराना होगा। और लाइट को कन्वर्ज करने का जो काम है वो किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है, कन्वेक्स लेंस का होता है। तो हमें इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस यूज करेंगे, या तो फिर उसी को उत्तल लेंस यूज करेंगे तो फिर कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। तो हम कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे या तो फिर उत्तल लेंस यूज करेंगे, वही है कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ गया हमारा प्लांक स्थिरांक का हमें निकालना है बीमा, कि प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होता है। ये सवाल हमें 1997 में भी पूछा गया है और 2000 में भी है और 2001 में भी है। चलिए अब हमें क्या पूछा गया है, डायमेंशन ऑफ द प्लांट कांस्टेंट, प्लांट नहीं प्लांक। तो हमें प्लांक कांस्टेंट का क्या पूछा गया है, डायमेंशन। चलो आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, E इजकल टू एच म्यू। E इजकल टू क्या होता है, एच म्यू। अब इसमें जो H है ना, H, इसी H को बोलते हैं प्लांक्स, इसी H को हम लोग बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। तो H को हम लोग बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। तो H का हमें फॉर्मूला पहले निकाल लेते हैं कि H हो जाएगा E बटा म्यू। H जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोलो H जो हो जाएगा वो हो जाएगा E बटा म्यू। अब ये एनर्जी, E क्या है, एनर्जी, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। ये एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो होता है ml² T-2। और ये फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। तभी इसका निकालिएगा तो आएगा T⁻⁻1। सॉल्व कर देंगे इसे, m तो अकेला है, l² हो जाएगा और T⁻⁻3। यहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं, इसको सही कर लेते हैं, ml² और T-3। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो ए हो जाएगा। तो आपको जब भी सवाल में डायमेंशन निकालने के लिए आए तो आपको डायमेंशन याद नहीं करना है, आपको डायमेंशन निकालने आना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन में जो है होता है वो पावर होता है। तो पावर कंफर्म है कि आपको गलत हो सकता है, याद करिएगा तो, लेकिन अगर आपको निकालने आ जाए तो आपका जो 1 मार्क्स है वो कंफर्म हो जाएगा। इसके लिए आपको डायमेंशन निकालने के लिए कुछ हमने बेसिक बताया है, उसे आप याद रखो तो आपका डायमेंशन जो है वो आसानी से आपको निकल जाएगा किसी भी का। लेकिन उसके लिए आपको फार्मूला तो याद होना चाहिए। जैसे हमने बोला प्लांक्स कांस्टेंट, तो हमें पता होना चाहिए कि प्लांक्स कांस्टेंट जो है वो किस फार्मूला में आता है, तो वो आता है E इजकल टू एच म्यू में।
अच्छा, किस किस का भी हमें डायमेंशन याद रखना है? तो हमें डायमेंशन याद रखना है चाल का, या तो फिर चाल का ही वही होता है जो वेग का होता है, मतलब कि वेलोसिटी या स्पीड। इसका होता है LT माइनस वन। क्या होगा? LT माइनस वन। आपको निकालना है त्वरण का, एक्सेलरेशन का, ये होता है LT माइनस टू। आपको पता रखना है बल का, बल मतलब कि फोर्स, इसका होता है MLT माइनस टू। तो हमें यही कितना बताया हमने? एक, दो और तीन। तो हमें यही तीन का याद रखना है, चाल का LT माइनस वन, त्वरण का LT माइनस टू और फोर्स का MLT माइनस टू। अगर ये तीन का आप याद रखते हैं तो बाकी कितना भी डायमेंशन निकालने के लिए आए, बशर्ते आप इस तीन को याद रखो, तो आपका जो स्पीड थोड़ा सा क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। जैसे अगर मान लो हम यहाँ से अगर पूछ दें कि आप बताओ कि वर्क का डायमेंशन क्या होगा, तो वर्क का आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का हमने याद करने के लिए बोला था आपको कि फोर्स का याद कर लो MLT माइनस टू। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, और विस्थापन होता है दूरी, और दूरी जो होता है उसको हम लोग लेते हैं लेंथ। ये हो जाएगा ML स्क्वायर T माइनस टू। तो देखो आप इस तरह से किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए राइट नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, बोला कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगना कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इज डबल देन द फोर्स बिटवीन देम विल बी। तो सबसे पहले जानो कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है। वो जो फोर्स लगता है वो लगता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वो फोर्स कितना लगता है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हमने R को क्या कर दिया? दुगना। अगर R को दुगना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर। अब देखो कि बल का मान जो है वो एक चौथाई हो गया। क्या हो गया बोलो? वो बल का मान जो है एक चौथाई हो गया। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C। अगर आप दूरी को दुगना करिएगा तो बल का जो मान होगा वो दूगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, मतलब कि एक चौथाई। अगर मान लो हमें बोल दी कि यहाँ पे कि दूरी को हम तिगुना कर दें, तो हम बोले तिगुना कर दें, इसका मतलब आपने बल का मान जो है वो 1/9 कर दिया। कितना कर दिया बोलो? 1/9 कर दिया। अगर मान लो हमने बोला कि हमने दूरी को 5 गुना कर दिया, बोलना आप कुछ नहीं करो भाई, अब ये हो जाएगा 1/25। कितना हो जाएगा? 1/25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि आवेश के पुनः वितरण से किसका क्षय होता है। तो आवेश के पुनः वितरण से किसका क्षय होता है, आपको ये बताना है कि आवेश के पुनः वितरण से किसका क्षय होता है। शक्ति का होता है, ऊर्जा का होता है, पावर का होता है, एनर्जी का होता है। व्हाट इज द लॉस्ट इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, पुनः वितरण होता है, तो जो क्षय होता है वो किसका होता है बोलो? तो क्षय जो होता है वो ऊर्जा का क्षय होता है। इसका क्षय होता है बोलो? वो क्षय होता है ऊर्जा का। क्षय किसका होता है बोलो? क्षय जो होता है वो ऊर्जा का क्षय होता है। अगर आप आवेश को फिर से वितरण कीजिएगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, तो आपका एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है वो उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बोला ताप बढ़ाने के साथ में अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो अर्धचालक के केस में क्या होता है कि अगर ताप को आप बढ़ाइएगा तो उसका जो प्रतिरोध है वो क्या होता है? घट जाता है। क्या हो जाता है बोलो? घट जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बोलो? बी हो जाएगा। सेमीकंडक्टर केस में क्या होगा कि अगर आप ताप को बढ़ाइएगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है बोलो? घट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट सवाल आता है लोहा होता है। ये सवाल हमारा 2020 में 2020 में पूछ चुका है। ये बोला ये क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, पारामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं, फेरोमैग्नेटिक या तो फिर नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि आयरन क्या होता है। पारामैग्नेटिक होता है, डाईमैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है, नन ऑफ दीज। तो अगर आपने सही से फिजिक्स को पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि जो तुम्हारा लोहा है वो क्या होता है। तो लोहा जो होता है वो अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय होता है। क्या होता है बोलो? लोहा जो होता है वो लौह चुंबकीय होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। क्या होता है बोलो? फेरोमैग्नेटिक। तो लोहा क्या होता है? तो बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक।
नेक्स्ट हमारा है कि बोला किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के तार में क्रमशः N1 और N2 फेरे हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि तब N1 और N2 में क्या होगा रिलेशन। ये सवाल हमारा 2019 में पहुंच चुका है। ठीक है ना, तो 2019 में आ चुका है। बोला द वायर ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए हाई ट्रांसफार्मर हैज N1 और N2। जो ट्रांसफार्मर जो है वो हाइट पे है, जो हाइट पे ट्रांसफार्मर होता है उसका प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न होता है, जो नंबर ऑफ फेरा जो होता है, फेरों की संख्या जो होता है वायर का, उसके बीच में क्या रिलेशन होता है ये बताना है। तो N1 और ये है N2, तो N1 जो होता है वो N2 से छोटा होता है। N1 क्या होता है बोलो, N2 से छोटा होता है। मतलब कि प्राइमरी कॉइल में जो फेरों की संख्या होता है वो कम होता है सेकेंडरी कॉइल की तुलना में। तो N1 जो होता है वो N2 से क्या होता है, कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। ये सवाल हमारा 1990 में आया हुआ है। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऑफ एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिफ्लेक्टिव टू ग्लास। तो हमें बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिलेटिव टू ग्लास। तो हमें वाटर का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ग्लास के रिस्पेक्ट में निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान देना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग चलो डिनोट कर देते हैं एन से। किससे कर लेंगे, एन से। हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है वाटर का। किसके रिलेटिव निकालना है, ग्लास का। तो हम यहां से लिख देंगे जी। तो हमें निकालना है NWG। NWG क्या होता है बोलेंगे, NW बटा में NG। NWG क्या होता है, NW बटा में NG। NW तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमें पता है। जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बोलो, 4/3। हम लिखेंगे 4/3। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो हमें दिया हुआ 3/2। तो हम यहां से लिखेंगे 3/2। अब इसे सॉल्व कर देंगे, इसे काट मत देना, कटेगा नहीं। 4/3 हो जाएगा, 2 ऊपर और 3 नीचे, तो 4 दूना 8 और 3 तिहाई 9। इसका राइट आंसर होगा 8/9। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 8/9। ठीक है, तो अगर तुम्हें जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया हुआ है और कांच का अपवर्तनांक है 3/2 है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो हम निकाल लेंगे NW/NG। NW का मान कितना है, 4/3 और NG का मान कितना है, 3/2। सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा बोलो, 8/9 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, बोला लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। ये सवाल आया हुआ है, तो हमें लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है, तो हमें निकालना है उसका क्षमता। आप जरा ध्यान दो, आपको हम एक फॉर्मूला बताते हैं कि क्षमता क्या होता है, पावर क्या होता है। हमें पावर ही तो निकालना है। अब याद रखो, अगर मेरा फोकस जो है वो मीटर में है तो पावर होता है 1/f, 1/f। अगर मेरा फोकस जो है वो सेंटीमीटर में है, फोकस किस में है, सेंटीमीटर में, तो हमारा जो पावर हो जाएगा वो होता है 100/f। तो ध्यान ये देना है कि अगर आपका फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो पावर कितना होगा, 100/f। अगर मेरा फोकस मीटर में है तो पावर कितना हो जाएगा, 1/f। तो हम सवाल में ये देखेंगे कि मेरा फोकस किस में है, तो मेरा फोकस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब कि सेंटीमीटर में, तो हम लिखेंगे 100/f। तो हम यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100 और बाई में 20, 100/20 करेंगे तो आ जाएगा 5। और पावर का जो होता है ऐसा ही मात्रक बोलो तो होता है डायोप्टर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन कर लो, और डी में हो जाएगा मेरा ऑप्शन में 5 डायोप्टर। कितना हो जाएगा, 5 डायोप्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5, क्या हो जाएगा, 5 डायोप्टर। ठीक है,
तो अगर लेंस की फोकस दूरी 5 से 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता कितना होता है, तो उसकी क्षमता होता है हमारा 5 डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? तो बोला काल्पनिक तथा सीधा, काल्पनिक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा और वास्तविक तथा उल्टा। बोला है इमेजिनरी एंड स्टेट, इमेजिनरी एंड इन्वर्टेड, रियल एंड स्टेट और रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपको बताना है कि अगर आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो आपके पास अगर सिंपल माइक्रोस्कोप है तो उसमें जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? तो सिंपल माइक्रोस्कोप है तो उसमें जो हमारा इमेज बनता है वो कैसा बनता है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनता है वो बनता है काल्पनिक और सीधा। कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा बनता है। उसी को बोलेंगे हम लोग इमेजिनरी और स्टेट, इमेजिनरी और स्टेट। तो अगर तुम्हारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो हम बोलेंगे इमेजिनरी और स्टेट, काल्पनिक तथा सीधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा। नेक्स्ट सवाल है हमारा नंड गेट के लिए हमें निकलना है बूलिय व्यंजक। ये सवाल बहुत अच्छा है, हमें 7 में भी पूछ चुका है, 17 में भी और 19 में भी। ये अच्छा सवाल है तुम्हारा कि नंड गेट का बूलिय व्यंजक क्या होता है। चलो आपको हमने यहाँ पे गेट बता रखा, तो गेट के बारे में पूरा बताते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें गेट जो होता है, एक होता है एंड गेट। कौन सा गेट होता है बोलो? एक होता है एंड गेट। तो एंड गेट का अगर हमने तुमसे अगर पूछे कि एंड गेट का बूलिय व्यंजक क्या होता है, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू ए इंटू बी। तो एंड गेट होता है a इंटू बी। एक होता है और गेट, एक जो होता है वो होता है और गेट। एक जो होता है वो क्या होता है बोलो? और गेट। एक होता है हमारा नंड गेट, जो अभी है ये नंड गेट। एक होता है नॉर गेट, नॉर गेट। तो हमने यहां पे 4 टाइप का गेट बताया, एंड गेट, और गेट, एंड गेट, और गेट, नंड गेट और नॉर गेट। एंड गेट क्या है बोलो? a इंटू बी। एंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है, बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है? a इंटू बी होता है। तो हमें यहाँ पे और गेट है, तो और में क्या होता है? वो होता है और में a प्लस बी। और में क्या होता है बोलो? a प्लस बी। एक और होता है, आपको बता दें, नॉट। एक होता है नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होगा कि हमें a का नॉट निकालना है, तो ऊपर में हम लगा देंगे बार। ठीक है, अब यहां पे आप पढ़ो इसको। एंड क्या होता है? a इंटू बी। और क्या होता है? a प्लस बी। हमें निकालना है नन गेट। तो आप पर ध्यान से देखो, तो ये कुछ और नहीं है, एंड में हमने नॉट को शामिल कर दिए। अगर एंड में अगर नॉट को शामिल कर देते हैं तो हमारा कौन सा गेट बनता है? नन गेट बनता है। और किसी भी गेट, किसी भी का भी नॉट निकालना हो, ऊपर में क्या लगाना होता है? डैश लगाना होता है, बार लगाना होता है। तो एंड क्या होता है? एंड होता है a इंटू बी। एंड क्या होता है? a इंटू, तो एंड जो होता है a इंटू बी होता है, तो हमें निकालना है नंड, तो हम ऊपर में लगा देंगे ऐसे डैश। अब हमें नॉर निकालना है, और क्या होता है? a प्लस बी। और जो होता है a प्लस बी, ऊपर में लगा दो डैश, तो ये बन जाएगा नॉर गेट। तो हमने आपको 5 टाइप का गेट बताया। अगर तुम्हें नॉट गेट निकालना है तो a का नॉट गेट क्या होगा? तो a के ऊपर डैश लगा दो। एंड क्या होता है? a इंटू बी होता है। और क्या होता है? a प्लस बी होता है। अगर हम एंड में नॉट शामिल कर दे, क्या बन जाएगा? नन गेट बनेगा। इसका मतलब a इंटू बी के ऊपर डैश हो जाएगा। अगर और में हम नॉट शामिल कर दें तो नॉर गेट बनेगा। इसका मतलब a प्लस बी के ऊपर क्या बन जाएगा? डैश बन जाएगा। हमारा कौन सा गेट यहाँ पे? हमारा जो गेट है वो नन गेट है, मतलब कि a इंटू बी के ऊपर बार है, a इंटू बी के ऊपर डैश। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 का सी। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है, किसी आवेशित खोखले चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये सवाल है हमारा 2017 में भी, 97 में भी और 84 में भी। आपको बताना है किसी आवेशित खोखले चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, समरूप होता है,
शून्य होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज होलस कंडक्टिंग स्फीयर इज पॉजिटिव, नेगेटिव, आइडेंटिकल या तो फिर जीरो। तो आपको बताना है कि अगर तुम्हारे पास कोई आवेशित चालक है तो उसमें उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। पॉजिटिव होगा, ऋणात्मक होगा, समरूप होगा, शून्य होगा, क्या होगा। तो अगर तुम्हारे पास आवेशित खोखले चालक है तो उसके अंदर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो उसका जो मान होता है वो शून्य होता है, जीरो होता है। इसका मान कितना होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा। अब ये हमारा यहाँ पे सवाल क्या है कि ए तथा बी के बीच में समतुल्य धारिता हमें निकालना है, हमें कैपेसिटेंस निकालना है। ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस क्या होगा। तो आप अगर जानो कि अगर तुम्हारे पास कैपेसिटर है, तो अगर तुम्हारे पास कैपेसिटर है, अगर मेरे पास कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के केस में अगर ये कैपेसिटर सीरीज में है, अगर ये कैपेसिटर सीरीज में है तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं 1/c, 1/c, s बोलो 1/c1 प्लस 1/c2। अगर ये कैपेसिटर हो जाए हमारा पैरेलल, तो अगर ये कैपेसिटर पैरेलल हो जाए तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे Cp मतलब C1 प्लस C2। मतलब कि जो रेजिस्टेंस के केस में होता है ये जस्ट उसका अपोजिट है। जो वहां पे सीरीज का काम था ये यहाँ पे पैरेलल का हो रहा है, जो वहां पे पैरेलल था यहाँ पे क्या हो रहा है, सीरीज हो रहा है। तो आप जरा देखो कि ये और ये जो है ना, ये किस में है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों जो है वो हमारा पैरेलल में है। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो हम इन दोनों को हटाएंगे और इन दोनों को हटाकर हम एक लगा देंगे। और पैरेलल के केस में क्या होता है कि डायरेक्ट का सम होता है, डायरेक्ट सम होता है C1 प्लस C2। मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 3 और 2 5। तो हमने निकाल लिया कि ये 5 माइक्रोफैराड और इसके साथ में है कितना बोलो, 4 का, इसके साथ में है 4 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों किस में है बोलो, सीरीज में है। और सीरीज में हम लोग कैसे निकालते हैं, 1 करके, मतलब 1/c इक्विवेलेंट कितना निकालेंगे, या 1/c डैश कितना निकालेंगे, 1/5 हो जाएगा प्लस में 1/4 हो जाएगा। एलसीएम निकालो, 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा 20, 5 में, हाँ 5 चौको 20 और 4 पचे 20, ये आ जाएगा 9/20। तो 1/c डैश का वैल्यू है 9/20, तो c डैश कितना हो जाएगा, c डैश आ जाएगा 20/9, 20/9 माइक्रोफैराड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपको इसमें ध्यान ये देना है कि अगर तुम्हारे पास कैपेसिटर है तो अगर कैपेसिटर पैरेलल में है तो हम डायरेक्ट सम करेंगे, अगर वो कैपेसिटर सीरीज में है तो हम 1 करके सम करेंगे। ठीक है, तो हमने इसका आंसर निकाला है क्वेश्चन नंबर 23 का ए। नेक्स्ट बोला विद्युत वाहक बल की बीमा, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलेंगे उसको, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये है क्या, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसका मतलब है कि इसका डायमेंशन क्या होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन तो हमें निकाल चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन ना भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से निकाल लो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है वर्क अपॉन चार्ज, W/Q। और वर्क का तुम्हें डायमेंशन निकालना आता है आसान से, ml² T-2, Q = IT होता है, ये हो जाएगा IT। सॉल्व कर देंगे, ml² T का -3 और I-1, तो हमने राइट आंसर निकाल लिया ml² T -3 I-1। ऐसा कहीं पे ऑप्शन है इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो आप ध्यान देना कि क्या होता है ml² T -3 और I-1। ठीक है, तो ईएमएफ क्या है, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने पता है W/Q। W का क्या होता है, ml² T -2 होता है, Q का क्या होता है, IT होता है। सॉल्व कर देंगे, ml² T -3 और I-1 हो जाएगा। नेक्स्ट बोला यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल
के बीच ए कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। तो आपको बताना है इफ द टाइम ऑफ द एंगल ए बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड द ईएमएफ देन द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। तो हमें पावर फैक्टर का मान निकालना है जब दोनों के बीच में कोण कितना है बोलो, थीटा है। तो उस केस में पावर फैक्टर जो होता है वो होता है कॉस ए। क्या होता है बोलो, उस केस में हमारा पावर फैक्टर जो होता है वो कितना होता है बोलो, कॉस ए होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा ये है, बोला कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी, क्लियर विजन इन द मिनिमम डिस्टेंस फॉर हेल्दी पर्सन। अगर कोई हेल्दी पर्सन है, स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसका जो मिनिमम दूरी होता है वो कितना होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है बोलो, 25 सेंटीमीटर है। तो अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका जो क्लियर विजन होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अगर मतलब कि 25 सेंटीमीटर पे कोई वस्तु रखा है तो उसे वो क्लियर देख लेता है। अगर 25 सेंटीमीटर से कम कीजिएगा तब उसको देखने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्लियर विजन जो होता है वो कितना होता है बोलो, 25 सेंटीमीटर। बोला एक व्यक्ति अपने चश्मे के लेंस को फ्रेम में घुमाता है और पाता है कि समंजन गड़बड़ा गया है। इससे पता चलता है कि जिस प्रकार की दृष्टि दोष है वह क्या है, निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, या तो एस्टिग्मेटिज्म। बोला ए मैन मूव्स द लेंसेस ऑफ हिज ग्लासेस इन द फ्रेम and know that the adjustment has gone wrong. It so that the type of the vision effect is. तो किस टाइप का होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने चश्मे के लेंस को फ्रेम में घुमाता है तो वो किस तरह का दोष से पीड़ित है। तो वो जो दोष है वो कुछ और नहीं है, वो है अस्टिग्मेटिज्म होता है। अस्टिग्मेटिज्म होता है, क्या होता है वो दोष, कौन सा है, अस्टिग्मेटिज्म होता है कि अगर व्यक्ति अपने चश्मे को लेंस को फ्रेम में घुमाता है तो उसका जो समंजन जो है वो पाता है कि उसका समंजन जो है वो गड़बड़ा गया है, उसका सिलियरी पेशियां काम करना बंद कर दिया है। तो इस प्रकार को हम लोग दृष्टि दोष को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं अस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, अस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, जिस घटना से प्रकाश तरंग की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वो क्या होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवन होता है या अपवर्तन होता है। द फेनोमेनन बाई विच द नेचर ऑफ लाइट वेव्स इज यूनिटेंसिवली प्रोव्ड टू बी ट्रांसवर्स इज व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, अपवर्तन। पोलराइजेशन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, या तो फिर प्रेसनोफिकेशन होता है। तो आपको बताना है कि जब जिस घटना से प्रकाश तरंग की प्रकृति जो है वो निर्वाध रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है तो वो कौन सा घटना होता है, उस घटना को हम लोग बोलते हैं ध्रुवन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, ध्रुवन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ध्रुवन बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। उसका नाम क्या है, ध्रुवन होता है, पोलराइजेशन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा बोला है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कुछ नहीं कहते हैं, उसके हम अर्धआयु कहेंगे। क्या कहेंगे बोलो, अर्धआयु मतलब आधा लाइफ।